नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर की टक्कर यादव लैंड में है। इस वक्त करहल में पूरा यादव परिवार है। थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव भाषण भी देंगे तो करहल में आज अमित शाह की रैली भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से झांसी में हैं, जहां से वो बुंदेलखंड को साध रहे हैं। आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे नया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के हर मुद्दे की बात की है और राष्ट्रवाद से लेकर अखिलेश यादव की चुनौती तक हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। क्या माहौल लग रहा है? गर्मी थोड़ी ज्यादा है कि ठंडक ठंडक है? देखिए, चुनाव है तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी और उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 2017 में चले थे, उन संकल्पों को फिर से पूरा करते हुए 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। योगी जी, क्योंकि ये बात हो रही है कि भाई 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, हालांकि अभी भी चुनाव खुला हुआ है क्योंकि 290 सीटों पर अभी भी पोलिंग होनी है, लेकिन ये जो 2 चरण में हुआ, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? और आज जब तीसरे चरण के लिए भी आप लोगों के बीच गए, क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, ये चुनाव पहली बार ऐसा है, प्रदेश का चुनाव जब जनता लड़ रही है, पार्टियां हट चुकी हैं, प्रत्याशी गौण हो चुके हैं, पब्लिक लड़ रही है। आप कॉमन मैन से पूछिए, यानी पूरे चुनाव को जनता जनार्दन लड़ रही है और वह इसलिए लड़ रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन अपेक्षाओं पर खरा उतर करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सुरक्षा एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ करता था, जहां पर हर तीसरे दिन दंगे होते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण पाकर के अराजकता का खुलेआम तांडव करते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान पे कहीं कब्जे होते थे, हर प्रकार के माफिया थे, भू माफिया भी था, खनन माफिया भी था, वन माफिया भी था, पशु माफिया भी था, और ये सभी माफिया कमोबेश पिछली सरकारों के, कांग्रेस की सरकार में पनपे थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में इनको खाद पानी देकर के खूब बढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी जड़ों में मट्ठा डाल करके, नमक डाल करके इनको सुखा दिया है। अब उसको हम काट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर दिए हैं। इस बुंदेलखंड को 70 वर्षों से पानी की एक एक बूंद के लिए किसने तरसाया? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारी नहीं थी? सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया। क्यों बुंदेलखंड सूखा था? 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला, क्यों बुंदेलखंड सूखा था? 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, तब भी बुंदेलखंड सूखा था। विकास ठप था, पलायन होता था, यहां पे खनन माफिया हावी हुए थे, यहां पे भू माफिया हावी हुए थे, यहां पे डकैतों के गिरोह हावी हुए थे, और सपा बसपा की सरकार में तो बड़ी बेशर्मी के साथ इन डकैतों को अपना प्रत्याशी बना करके उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का ये लोग पाप करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड, जो एक अपनत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने दिया था कि मैं हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो उनका यह अपनत्व जब हम महोबा में आते हैं और महोबा की वीरता को देखते हैं,
बड़े लड़ैया महबा वाले, ये पंक्तियां जब यहां गाई जाती हैं, आलाउदल की कहानियां, हमीरपुर में और राट में हम देखते हैं संतों, ऋषियों और योगियों की भूमि। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी रोटी राम जी महाराज के बारे में देखते हैं। क्या आस्था है। आज जन अपेक्षाओं के अनुरूप डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पे काम किया है। जो काम 70 वर्षों में नहीं हो पाया, 5 वर्ष में बुंदेलखंड के एक एक घर तक जल पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। और हमारा प्रयास है कि मार्च 2022 तक हम ज्यादातर बुंदेलखंड के क्षेत्र में हर गांव में पाइप पेयजल से जल पहुंचाएंगे और फिर उसे घर घर कनेक्शन देकर के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बुंदेलखंड के लिए डबल इंजन सरकार की पहली सौगात। बुंदेलखंड में दशकों में जो नहीं हो पाया, यहां प्लान का पीछे का कारण क्या था? खेती के लिए पानी नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रकृति प्रदत्त जल यहां पे न रहा हो, सरफेस वाटर था, लेकिन उसका उचित नियोजन नहीं था। आज 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की छोटी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करते हुए हर खेत को पानी देने की कार्रवाई हुई है। पर योगी जी, आपने अभी बुंदेलखंड को लेकर तमाम जो यहाँ के मुख्य मुद्दे थे आपने उनको छुआ, उस पर अपनी सरकार की ओर से बात करी। क्या आपको लगता है कि मुद्दे बदल गए? क्योंकि जब ये चुनाव शुरू हुआ तो लगातार, हालांकि आपने अपराध का जिक्र किया और माफिया राज का जिक्र किया, लेकिन जब ये चुनाव शुरू हुआ तो लोग कह रहे थे कि भाई योगी जी लगातार जो है बात कर रहे हैं, माफियाओं की बात कर रहे हैं, अपराध दंगों की बात कर रहे हैं, वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहले दौर के बाद अब विकास पर बहस हो रही है? ऐसा नहीं है, मैं पहले दौर से ही बोल रहा हूँ, विकास की बात भी पहले दौर से बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि सुरक्षा के बगैर विकास निरर्थक है। अगर हम कितना भी विकास करा लें, अगर सुरक्षा नहीं है तो उस विकास का हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। सुरक्षा प्राथमिकता है। ये हर एक नागरिक को उसका इस सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और ये सरकार की, किसी भी जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हमारी सरकार ने अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। केराना और कांधला जैसे कस्बों से व्यापारी पलायन कर रहे थे। 1 दर्जन से अधिक कस्बे ऐसे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर भागने की फिराक में रहता था, कब घर चले जाएं। कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 12 बजे तक भी हर बाजार में चहल पहल रहती है। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी राह चलते हुए माता या बहन की तरफ टेढ़ी नजरों से भी देख ले। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं और किसी सौदे की हिम्मत नहीं किसी राह चलती हुई बेटी को छेड़ सके। और किसी माफिया और अपराधी का तो साहस नहीं कि किसी व्यापारी के साथ जबरन कर सके। अब गुंडा टैक्स मांगेगा तो अगले दिन उसके गले में तख्ती होगी, वो थाने के पास जान की भीख मांगते हुए दिखाई देगा। ये परिवर्तन हमने किया है, हमने बोला है। हमारी संवेदना प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति है, बेटी और बहनों के प्रति है, किसानों के प्रति है, अन्नदाता किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है। हमारी संवेदना माफिया और अपराधी के प्रति नहीं। और इसीलिए हमने पहले दिन ही कहा था कि देखिए भाई, हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। और हमने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। वह प्यार की भाषा माना, हमने प्यार से समझाया। कानून की भाषा से समझा तो कानून की भाषा से समझाया। दूसरे तरीके से उसको समझना था तो हमने दूसरे तरीके से भी अपना करके उसको समझाया है।
और प्रदेश में हर हाल में सुरक्षा का वातावरण दिया, विकास भी दिया। ऐसा नहीं कि पश्चिम में हमने विकास की चर्चा ना की हो। नहीं, मैं विकास वाला मैंने इसलिए कहा नहीं, मैंने इसलिए कहा हमने विकास भी किया। आप मुझे बताइए, प्रथम चरण का मतदान हुआ, मेरठ था, मुजफ्फरनगर था, शामली था, बागपत था, बुलंदशहर था, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यही तो थे प्रथम चरण के चुनाव के क्षेत्र। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे हम हर भाषण में चर्चा करते थे। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल हम हर भाषण में चर्चा करते थे। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था झांसी में, और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहीं बन रहा है तो मेरठ में बन रहा है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि, चौधरी साहब के नाम पर विरासत को हथियाने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर वास्तव में ईमानदारी के साथ काम कितने लोगों ने किया है? केवल भारतीय जनता पार्टी ने। चौधरी साहब की स्वयं की कर्मभूमि छपरौली की रमाला चीनी मिल 1980 में चौधरी साहब ने मांग की थी कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण, यहां पर इसका विस्तारीकरण होना चाहिए और इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तब से कांग्रेस भी आई थी, समाजवादी पार्टी और लोकदल की सरकार तब भी बनी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी बनी थी। अगर उस कार्य को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसे कहा कि हर जगह आप ये विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं, बात होती रही है, लेकिन मीडिया या विपक्ष जो है वो योगी जी के बुलडोजर वाले बयान ही उठाता है, वो योगी जी के तमंचावादी बयान ही उठाता है। और मुझे याद है जब डीडी कॉन्क्लेव में आप लखनऊ में आए थे तो आपने 80-20 की बात की थी, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है, और उसको लेकर तमाम मीडिया ने 10 दिन तक एक डिबेट चलाई और कहा कि भाई जैसे योगी जी पोलराइज कर रहे हैं चुनाव। हम पोलराइज कहां कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूं 80% लोग हमारे साथ में हैं, 80% सीटें बीजेपी जीतेगी। इसलिए जीतेगी, मुझे एक बात बताइए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीती थी। ये 325 सीटें क्या 80% नहीं है क्या? दूसरा, विकास हम करा रहे हैं, सुरक्षा हम दे रहे हैं, कोरोना महामारी के समय, संकट के समय जनता के साथ हम खड़े हैं। प्रदेश को, पूरे प्रदेश को हम लोग एक परिवार के रूप में मान करके प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। 5 साल बिना रुके, बिना थिके, बिना झुके, बिना डिगे काम किए हैं। जब काम हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो जनता वोट भी हमें देगी कि उन लोगों को देगी जो अपने परिवार तक सीमित हैं। पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2 चुनाव के बाद योगी जी के चेहरे पे 12 बज गए हैं। तो ये तो उनका चेहरा स्वयं बताता है। वे 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए 12 बजे उनको अपनी शकल देखने को मिलती है। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला योगी हूं। 4 बजे सो के उठता हूं, आराम से ईश्वर आराधना करता हूं, दिन भर राष्ट्र आराधना में लीन हो जाता हूं। मेरे तो यही 2 कार्य हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर आराधना और बाकी दिन भर 18 से 20 घंटे राष्ट्र आराधना। मेरे यही 2 कार्य हैं। राष्ट्र आराधना में जनता जनार्दन की सेवा करके अपने संन्यास धर्म का भी निर्वहन करता हूं और राष्ट्र आराधना के धर्म को भी निर्वहन करता हूं। तो क्या राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में? आपको लगता है कि ये क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या इस देश को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं? हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, और फिर झांसी में हम हैं, ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है। बुंदेलखंड तो हमारा वीर और वीरांगनाओं का क्षेत्र है। बगैर राष्ट्रवाद के तो कोई काम चलेगा ही नहीं। और हमने तो, भारतीय जनता पार्टी का तो प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन से अंत्योदय तक जाना है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना, अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना। लेकिन क्या 5 साल पहले 2017 की पहली स्थिति थी? 2015-16 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने
डिप्टी कलेक्टर की जो भर्ती निकाली थी, 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए थे। और उसमें टॉप कौन किया था? टॉप किया था जो प्री में सबसे पीछे था, उसको मेन में और इंटरव्यू में टॉप बता दिया, टॉप कर दिया गया। सीबीआई जांच कर रही है और मुझे लगता है कि इन्होंने आयोग का अध्यक्ष भी किस व्यक्ति को बनाया था जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं था। आपराधिक मामले जिसके ऊपर थे जी, वो व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष बना। 42 लाख से लेकर 62 लाख रुपए प्रत्येक नियुक्ति की बिकी थी। आप मुझे बताइए, जिस डिप्टी कलेक्टर ने 42 लाख से 62 लाख रुपए घूस दी होगी, क्या आप उससे ईमानदारी से काम करने की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों पर हमारा डंडा नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? क्या इनके लिए आरती उतारूं मैं इनके? लेकिन अखिलेश जी अभी भी कह रहे हैं कि 11 लाख सरकारी पद खाली है, हम आएंगे तो भर देंगे। उनको पता ही नहीं है। उनको पता, देखिए ये लोग बड़े बाप के बेटे हैं, बिना मेहनत किए सब कुछ मिल गया है। न गरीबी के बारे में जानकारी। देखिए अखिलेश जी यहाँ पे होते ना, मैं केवल उनसे एक बात पूछता, आप पूछते कि अखिलेश जी बताइए 5 साल तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप बताइए प्रदेश के कितने जनपद हैं? वे नहीं बता सकते। मैं आज भी कह सकता हूं। आप उनसे पूछेंगे कितने कमिश्नरी हैं, वे नहीं बता सकते। कितनी तहसीलें हैं, वे नहीं बता सकते। कितने थाने हैं, उनको वे नहीं बता सकते। आपके टिप पर है सब? कितने विकास खंड हैं, वे ये भी नहीं बता सकते। तो जिस बेचारे को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी न हो, यहाँ की राजनीतिक स्थिति की जानकारी न हो, जिसने केवल जातिवाद देखा हो, तुष्टीकरण देखा हो, उससे विकास की उम्मीद करना ही मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, 11 लाख कोई भर्ती प्रदेश के अंदर नहीं खाली है। हाँ, भर्ती की प्रक्रिया, जो शेष बचे हुए पद हैं, पारदर्शी तरीके से उस प्रक्रिया, देखिए केवल भर्ती ही नहीं करना होता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करानी होती है। ट्रेनिंग कराने के बाद उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था होती है। ये सभी पारदर्शी तरीके से हो सके, सरकार ने यह व्यवस्था की है। और ये तो सरकारी नौकरी की बात मैं कर रहा हूं। ये जो आप बुलडोजर्स की बात कर रहे थे ना, ये बुलडोजर कितना उपयोगी है। हाँ। इसने सुरक्षा का जो वातावरण दिया, इस सुरक्षा के वातावरण ने प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है। अच्छा, बुलडोजर से? बुलडोजर से। क्योंकि प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और निवेश के परिणाम स्वरूप प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है। तो बुलडोजर भी विकास का प्रतीक है, हैं? मैंने कहा ना, हाँ। एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग, जब हाँ। दोनों एक साथ चलेंगे उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपनी। योगी जी से बात और बुलडोजर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। पर योगी जी, अभी खबर आई है कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में जो है उसको जमानत मिल गई और अब तो चुनाव में भी उसकी एंट्री होगी। हालांकि जेल से अभी रिहा नहीं होगा, कई मामले हैं, लेकिन एक बड़े मामले में उसको जमानत मिली और चुनाव में उसकी एंट्री हो रही है। देखिए, हम तो पहले कह रहे थे, सपा का साथ, माफिया का हाथ। ये दोनों, यानी दोनों सपा और माफिया एक दूसरे के प्रतीक हैं। हमने जो कहा उन्होंने वही किया है। सीधे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी के माध्यम से ऐसे कुख्यात माफिया को ये लोग टिकट दे रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप? तो आपको कैसे पता था? क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी, भाजपा वाले आप लोग बार बार कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी को टिकट जरूर मिलेगा इन लोगों की तरफ से। किसने पनपाया इन माफियाओं को? किसने पनपाया? सपा या बसपा या कांग्रेस? ये तीन तो हैं जिन्होंने, कांग्रेस ने तो देश को इतने जख्म दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं। मुझे लगता है कि कभी ईमानदारी के साथ देश स्मरण करेगा ना, तो कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। इस देश में जातीय विस्ममन, इस देश को क्षेत्र के नाम पर विभाजन, भाषाई आधार पर विस्ममन, इस देश को आतंकवाद, इस देश को नक्सलवाद, इस देश को अलगाववाद, इस सभी प्रकार के और बेईमानी और भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को माफिया राज दिया, गुंडा राज दिया,
बेईमानी और भ्रष्टाचार की सभी कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कभी वर्तमान या आने वाली पीढ़ी कभी इसका मूल्यांकन करेगी तो मुझे लगता है कि कभी भी इन नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे युवाओं के जीवन के साथ जितना बड़ा अनर्थ इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि इनको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। चन्नी जी ने एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई यूपी के और जो बिहार के भैया लोग हैं उनको पंजाब में घुसने नहीं देना, और जब वो कह रहे थे तो प्रियंका जी ताली बजा रही थी उनके उस पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कांग्रेस का वास्तविक चेहरा है। उन्होंने अगर कुछ भी प्रेरणा ली होती संत रविदास जी महाराज से तो संभवतः इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं देते। वैसे मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश का नागरिक जिस दिन बाहर जाना बंद कर देगा उस दिन इन लोगों के सामने क्या स्थिति पैदा हो जाएगी ये लोग ही जानते होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का नागरिक अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगा। उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोरोना कालखंड में तो सबने देखा, पहले की सरकारें तमंचावादियों को प्रश्रय देकर के अवैध तमंचा जनपद जिले जिले में बना करके युवाओं को जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी और व्यापारियों को तबाह करती थी। आज डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से तोप और फाइटर विमान बना करके देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में कंट्रीब्यूशन। अखिलेश जी फिर कहते हैं कि कोई बता दे भाई कहाँ है ये कॉरिडोर, हमने तो कहीं देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। तो देखने के लिए दृष्टि चाहिए। भगवान ने ऐसे लोगों को दृष्टि नहीं दी तो मैं क्या करूँ उसके लिए। 12 बजे सोने वाला व्यक्ति आराम से 2 बजे तक तैयार होता है, फिर 5 मिनट के लिए उनको कोई रटाने वाला व्यक्ति आएगा और मुझे लगता है कि अब तो उनके पास महाविद्वान आदमी शिवपाल यादव आ ही गए हैं रटाने के लिए। तो शिवपाल यादव उनको 5 वाक्य रटाएंगे, फिर रटा करके वो जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, फिर खिन्नता में फिर किसी रिपोर्टर को और किसी पत्रकार को धमकी दे देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो गला भी काट देते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो अब अपनी कमियों को दूसरों पे थोपना, जानकारी न होना, ये उनका अपना उनकी प्रवृत्ति है। शिवपाल जी को तो एक ही टिकट दिया, उनके लोगों को तो टिकट नहीं दिया, वो सब आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं। बेचारा शिवपाल अब क्या करे। यानी इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का, इसी को तो कहते हैं। कहां प्रदेश का नेता था, पूरे प्रदेश में हजारों लोग उनके पीछे चलते थे, आज खिन्न है, निराश और हताश है। जसवंत नगर की सीट तक सीमित करके रख दिया गया है। कैसे एक बड़े नेता का डिमोशन होता है और कैसे राजनीति का अंत होता है उनकी, मुझे लगता है कि इस सदी का एक सबसे बड़ा प्रमाण और उसके नमूने हैं शिवपाल यादव। चलिए, तो एक बड़ा वादा करके जा रहे हैं हमारे मंच से मुख्यमंत्री जी की उनकी सरकार रिपीट होती है तो अगले 5 साल में बुंदेलखंड जो है पूरी उसकी तस्वीर बदल जाएगी और सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। डीडी न्यूज और डीडी कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।